मायालाल कारवल, आपको राजस्थान शिक्षा बोर्ड की विज्ञान की जो किताब चलती है उसका जो तीसरा पार्ट है जिसका नाम आनुवांशिकी है, वो पार्ट पढ़ा रहा था। उसका एक वीडियो मैंने बनाया और आपके बीच में अपने YouTube चैनल पर अपलोड भी किया। उसके अंदर मैंने मेंडल का जीवन परिचय, आनुवांशिकी या आनुवांशिकता का मीनिंग जानने के बाद मेंडल का जीवन परिचय पढ़ाया। मेंडल के जीवन परिचय के बाद मेंडल साहब सफल क्यों हुए वो कारण बताए। उसके अलावा हमने मेंडल साहब ने मटर का पौधा क्यों चुना वो कारण जाने। तो हम उसी पार्ट को हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और जो मुझे इस वीडियो में पढ़ाना है मैंने यहाँ लिख दी है। मटर के पौधे के वो वीरप्यासी लक्षणों के वो जोड़े कौन से थे, वो 7 वीरप्यासी लक्षणों के जोड़े कौन से हैं, जिन जोड़े के ऊपर मेंडल साहब ने 7 साल एक साल में एक लक्षण के ऊपर प्रयोग किया था, वो जोड़े कौन थे। और मेंडलवाद जब मेंटलिज्म ये समझ लो कि जब मेंडल चले गए तो वो लगभग 30-35 साल तक उपेक्षित रहे। तो वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने मेंडलिज्म को दोबारा डिस्कवरी की थी, रीडिस्कवरी हुई थी। मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता तीनों वैज्ञानिकों नाम पढ़ाएंगे। और आनुवांशिक शब्दावली में वो शब्द कौन से हैं जिन शब्दों को अगर हम जान जाए तो जेनेटिक्स पढ़ने में हमारी सहूलियत होती है। तो 15-20 परिभाषाएं होंगी इसके अंदर, तो वो चीज हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। मटर के पौधे के वीरप्यासी लक्षणों के जोड़े, तो वो 7 ही जोड़े हम आपके सामने बताते हैं जिनको मेंडल साहब ने अपने प्रयोग के लिए चुना था। तो वो जिस पौधे को चुना था वो मटर, और मटर के वो पौधे के वीरप्यासी लक्षणों के जोड़े हम आपके सामने लिख रहे हैं। तो उन्होंने काम किया पादप की ऊंचाई में, पादप की ऊंचाई पर काम किया। उन्होंने पाया मटर के जो पौधे होते हैं लंबे भी होते हैं और मटर के जो पौधे होते हैं वो बोने भी होते हैं। लंबे और बोने मटर के पौधे में संकरण कराया तो उनको लगा कि जो पहली ही पीढ़ी में प्रकट हो गया वो लक्षण प्रभावी था, तो वो लंबा पर उसमें प्रभावी मिला उनको, और अप्रभावी के रूप में उनको बोनापन मिला। एक जोड़ा तो यह रहा पादप की ऊंचाई का जिसमें लंबे बोने मिले। दूसरा पुष्प की स्थिति बात करते हैं। पुष्प की स्थिति, जिस प्रकार पुष्प स्थित होते हैं उसके आधार पर उन्होंने प्रयोग किया। तो मटर के पौधे ऐसे भी थे जिनमें कुछ मटर के पौधे ऐसे भी थे जिनमें पुष्प की स्थिति कक्षीय थी और किसमें अग्रस्त थी। तो उन्होंने जब कक्षीय स्थिति वाले मटर के पौधे और जिसमें पुष्प की स्थिति अग्रस्त थी ऐसे मटर के पौधे में संकलन करवाया, तो उन्होंने पाया कि जो पहली पीढ़ी प्रकट हो गया, संकलन करवाते ही जो पहली पीढ़ी मिली उसमें प्रकट हो गया वो लक्षण था कक्षीय, इसका मतलब ये प्रभावी लक्षण था, और दूसरा अग्रस्त जो था वो अप्रभावी लक्षण था। और लेते हैं एक वीरप्यासी लक्षण का जोड़ा उनके पास था पुष्प का रंग। पुष्प की स्थिति के बाद अपने फ्लावर का कलर, पुष्प का रंग। तो मटर के पौधे की स्थिति ऐसी थी कि कुछ मटर के पौधे बैंगनी रंग के भी थे और कुछ मटर के पौधे सफेद रंग के भी थे। तो मेंडल ने क्या किया, बैंगनी और सफेद रंग के मटर के पौधों में क्रॉस करवाया, संकरण करवाया। ठीक है, तो फिर उनको लगा क्या, उन्होंने पाया, रिजल्ट पाया कि जो लक्षण पहली बार प्रकट में हो गया तो वो लक्षण प्रभावी होते हैं। तो बैंगनी रंग उसमें प्रभावी था और सफेद अप्रभावी था। तो ये तीसरा वीरप्यासी लक्षणों का जोड़ा जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया, अप्रभावी के रूप में सफेद आया। फिर और लेते हैं बीज का रंग या बीज की आकृति। लो पहले बीज की आकृति। बीज की आकृति में आप समझो कि ऐसे मटर के पौधे भी थे जिनमें उनका बीज का शेप जो था वो राउंडेड था, मतलब गोलाकार था, और कुछ में व्रिंकेड मतलब जूरीदार था। तो जब उन्होंने प्रयोग किए, अपना समय खपाया, तो उनको पता लगा कि जो गोल थे वो पहली पीढ़ी में प्रकट हो गए, पहली बार भी प्रकट हो गए। तो गोलाकार जो बीज की आकृति का जो रंग है वो आकृति जो है वो गोलाकार जो है वो प्रभावी लक्षण था, और जूरीदार जो था वो अप्रभावी लक्षण था, ये अप्रभावी था। लीजिए ये वो 7 जोड़े तो आपको मिल गए, 7 जोड़े तो वो मिल गए, जिस पर वो 7 वीरप्यासी जोड़े वो मिल गए। पादप की ऊंचाई वाला, पुष्प की स्थिति वाला, पुष्प का रंग वाला, बीज की आकृति वाला। अब 3 और जोड़े बताते हैं जिन पर मेंडल साहब ने प्रयोग किए। मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, आप लोग थोड़ा समझ जाइए कि भाई मटर के पौधे के वीरप्यासी लक्षणों के जोड़े वो 7 जोड़े जिन पर मेंडल ने प्रयोग किया था 7 साल, 1 साल में एक जोड़े पर उन्होंने काम किया था। अब देखिए पादप की ऊंचाई को मैंने मिटा दिया, पुष्प की स्थिति कक्षीय अग्रस्त को मैंने मिटा दिया, और पुष्प का रंग को भी मैंने मिटा दिया, बैंगनी सफेद। अब मैं लेता हूं बीज का रंग। ये 5वें नंबर में लिया बीज का रंग। एक ये वाला लक्षण लिया बीज का रंग। बीज का रंग में उन्होंने पाया कि पीले रंग वाले बीज के मटर के पौधे भी थे, बीज वाले मटर के पौधे भी थे, और हरे रंग वाले बीज के मटर के पौधे भी थे। तो उन्होंने जब पीले रंग वाले बीज के मटर के पौधे में और हरे रंग वाले बीज के मटर के पौधे में संकरण करवाया तो पाया कि पहला
पीढ़ी में जो प्रकट हुआ पीला हुआ, इसका मतलब ये प्रभावी था, और हरा रंग उसमें से अप्रभावी था। छठे नंबर पर हम लेते हैं पकी हुई फली की आकृति। परिपक्व फली की आकृति। परिपक्व फली की आकृति, मेंडल साहब ने क्या किया था, अपने जो मटर के पौधे के जो विपासी लक्षणों के जोड़े चुने थे, तो एक लक्षण उन्होंने परिपक्व फली की आकृति का भी चुना था। उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे मटर के पौधे भी थे जिसमें परिपक्व फली जो थी वो फूली हुई थी और किसी के अंदर सिकुड़ी हुई थी, संकुचित थी। तो उन्होंने जब इनके बीच में संकरण कराया तो उनको लगाया, उन्होंने पाया, जैसे रिजल्ट पाया उन्होंने, तो फूली हुई जो थी वो प्रभावी लक्षण के अंदर आया, पहली पीढ़ी में प्रकट हो गया। और ये प्रकट नहीं हो पाया पहली पीढ़ी में, फूली हुई मतलब परिपक्व फली थी, उसकी आकृति फूली हुई है या संकुचित है, उनके बीच में संकरण कराया तो उनको पहली पीढ़ी के अंदर जो सारे पौधे प्राप्त हुए वो सारे फूली हुई फली, परिपक्व फली का आकृति फूली हुई थी, तो वो प्रभावी लक्षण हो गया, और संकुचित जो था वो अप्रभावी हो गया। सातवां विपासी जो लक्षण था वो यह है कि अपरिपक्व फली का रंग कैसा था। इस लक्षण पर भी मेंडल साहब ने एक साल प्रयोग किया था, उसमें जो हरा रंग था और एक पीला था, अपरिपक्व फली का जो रंग था, एक हरा और पीला, हरा रंग उनमें से प्रभावी था और जबकि पीला रंग जो था उसमें से अप्रभावी था। जब ये क्या हुआ, ये वो 7 विपासी लक्षणों के जोड़े हैं जिन पर मेंडल साहब ने 7 साल काम किए थे। वो 7 लक्षण क्या है, पादप की ऊंचाई लंबा बोना वाली, पुष्प की स्थिति कक्षीय अग्रस्त वाली, पुष्प का रंग बैंगनी सफेद वाला, फिर बीज पर आ जाए तो बीज की आकृति गोलाकार झुर्रीदार, बीज का रंग पीला हरा, परिपक्व फली की आकृति फूली हुई सिकुड़ी हुई और अपरिपक्व फली का रंग हरा पीला। इन 7 विपासी जोड़ों के लक्षणों पर 7 साल मेंडल ने अपने जो जहां पर वो भ्रूण सेल के तर्क में जहां पर पादरी हुआ करते थे वहां पर उन्होंने उद्यान मटर पर जो प्रयोग किया था, तो इन मटर के इन विपासी लक्षणों के जोड़ों पर उन्होंने काम किया था। ये वो 7 विपासी लक्षणों के जोड़े हैं। फिर आपको पता भी लगा वो भ्रूण सोसाइटी ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया, अगले संकरण पर प्रयोग के नाम से लेख छपा। लेकिन वो मेंडल जो थे वो अपने समय से काफी आगे थे और उन्होंने लक्षणों की वंशागति के जो नियम बताए थे ना उसको उनके समय में कोई पहचान ही नहीं, इसका जान ही नहीं सका। फिर वो दुनिया छोड़ के चले गए और जिस तारीख को दुनिया छोड़ गए वो आपको बताया 6 जनवरी 1884 को दुनिया छोड़ के चले गए। फिर क्या हुआ, फिर यह हुआ कि लगभग 30-35 साल वो उपेक्षित रहे। मेंडलिज्म उन्होंने जो नियम कायदे बताए वो अपने समय से काफी आगे बताया था, उस समय कोई समझ ही नहीं सका। लेकिन उसके बाद जो मेंडल साहब ने बात बताई थी, अलग अलग देशों में काम करने वाले 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग, आप ये समझ लो कि वो कि वही निष्कर्ष पर बताया था जो मेंडल ने पहले ही 30-35 साल पहले बता दिया था। तो उन तीनों को मेंडलिज्म के पुणे खोजकर्ता के नाम जाना जाता है। तो वो तीनों वैज्ञानिक कौन है हम आपको बताते हैं। मेंडलवाद के पुणे खोजकर्ता वैज्ञानिक के नाम, एक तो ऑस्ट्रिया का था, एक उसमें से ऑस्ट्रिया का था, एक जर्मनी का था, एक ऑस्ट्रिया का था, एक जर्मनी का था और एक खुद हॉलैंड का था। हॉलैंड का था होगो डी ब्रिज, जर्मनी का था कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया का था एरिक वन शेरमैक। ये लीजिए क्या है ये तीनों उन वैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने मेंडलिज्म की डिस्कवरी की थी, पुनः खोज की थी। मतलब मेंडल अपने समय से काफी आगे था, उन्होंने जब वो निष्कर्ष बताया या रिजल्ट छपे उन समय के लोगों ने वो समझ ही नहीं पाए। लेकिन ऑस्ट्रिया के एरिक वन शेरमैक, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और हॉलैंड के होगो डी ब्रिज ने प्रयोग करके वही नतीजे पाए जो नतीजे मेंडल साहब ने 30-35 साल पहले ही बता दिया था। मेंडल अपने समय से आगे था, लेकिन इन तीनों वैज्ञानिकों को वो श्रेय जाता है जिन्होंने मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी की थी, पुणे खोज की थी। तो मेंडल के पुणे खोजकर्ता वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो मेंडल के पुणे खोजकर्ता वैज्ञानिक में से ऑस्ट्रिया का था एरिक वन शेरमैक, जर्मनी का था कार्ल कोरेंस एंड हॉलैंड का था होगो डी ब्रिज।
तो मैं आपके सामने ये इंफॉर्मेशन अब मिटा रहा हूं। अब इंफॉर्मेशन क्या मिटा रहा हूं आप देख लीजिए, ठीक है। मेंडलवाद के पुणे खोजकर्ता, ऑस्ट्रिया का एरिक शेरमैन, जर्मनी का कार्ल कोरेंज और हॉलैंड का हुगो डी व्रीट। ये हमने आपके सामने मेंडलिज्म के पुणे खोजकर्ता साइंटिस्टों के नाम, वैज्ञानिकों के नाम हमने आपके सामने से मिटा दिए। अब हम क्या करते हैं, आनुवांशिकी शब्दावली लेते हैं। शब्दावली की पहली परिभाषा हम लेते हैं जीन की, और दूसरी परिभाषा हम लेते हैं एलील की, युग्म विकल्पी की। दो परिभाषाएं बड़ी फेमस हैं, आपको पता होना चाहिए जेनेटिक्स के अंदर जीन का मीनिंग क्या होता है, एलील का मीनिंग क्या होता है। मतलब युग्म विकल्पी को अंग्रेजी में एलील बोलते हैं, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अब आप समझो, किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। तो आप सब ध्यान में आ गया, किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले, जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उस कारक को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो अब आप समझो, जो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, मेंडल साहब ने उनको फैक्टर मतलब कारक कहा था, और उसी कारक को बाद में जोहानसन नाम के इंसान ने उसी कारक को जीन नाम दिया था। तो जो जीन नाम देने वाले व्यक्ति का नाम कौन है, जोहानसन नाम के आदमी ने जीन नाम दिया था। तो मेरे किसी भी लक्षण को, वह कारक जो किसी भी लक्षण को कंट्रोल करता है, जीन कहलाता है। वास्तव में आप समझो तो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका के अंदर केंद्रक भी होता है, केंद्र के अंदर आनुवांशिक पदार्थ भी होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ में कभी आपने छोटी कक्षाओं में नाम सुने होंगे, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं डीएनए, मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियर में डीएनए आ रहे हैं। तो वो डीएनए के जो क्रियात्मक खंड होते हैं, वो जो जीन जो बने होते हैं, वास्तव के अंदर डीएनए के बने होते हैं, और वो डीएनए के बने हुए जीन ही लक्षणों को कंट्रोल करते हैं। जो इसी लक्षण को कंट्रोल करने वाले कारक को जीन कहते हैं, और जो लक्षणों को कंट्रोल करता है उसको मेंडल साहब ने कारक कहा था, और उसी कारक को बाद में जोहानसन ने जीन नाम से पुकारा था। तो वो जीन शब्द को उपयोग करने वाला व्यक्ति का नाम जोहानसन था। अगला पढ़ रहे हैं हम लोग युग्म विकल्पी। ये युग्म विकल्पी क्या है, एक लक्षण को या किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। किसी लक्षण को कंट्रोल करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहते हैं जी, युग्म विकल्पी कहते हैं। चलिए जी, अब युग्म विकल्पी की भाषा हुई। जैसे आप ये समझो, पादप की जो ऊंचाई है, ये हमने लक्षण लिया, और पादप की ऊंचाई के दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं, एक तो लंबापन और एक है कोनापन। तो इनमें से लंबापन को कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसको स्मॉल टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो कुल मिलाकर आप समझो, किसी लक्षण को कंट्रोल करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पादप की ऊंचाई वाला आपने लक्षण चुना, तो पादप की लंबाई को ये वाला टी नियंत्रित करेगा और कोनेपन को स्मॉल टी नियंत्रित करेगा। तो चलिए जी, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे का मतलब जानने का प्रयास करते हैं। आनुवांशिक शब्दावली के कुछ अगले शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। पहले हमने जीन को समझा, युग्म विकल्पी को समझा, अब हम समझते हैं समयुग्मजीव और विषम युग्मजीव। समयुग्मजीव किसको बोलेंगे, युग्मजीव, व विषम युग्मजीव को समझने का प्रयास करते हैं। विषम युग्मजीव, होमोजेनेसिस और हेटेरोजेनेसिस, अंग्रेजी बढ़ रही है समयुग्मजीव विषम युग्मजीव के। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों एलील, दोनों युग्म विकल्पी समान हो, दोनों युग्मजी समान हो, तो उसे हम समयुग्मजी कहेंगे।
जैसे हमने पादप की ऊंचाई ली और पादप की ऊंचाई में आपने लंबापन लिया, तो लंबापन को प्रकट किया मैंने दोनों कैपिटल टी से। इसका मतलब दोनों एलील क्या है, लक्षण को निरूपित करने वाले दोनों एलील एक समान है, या गोनेपन को स्मॉल टी से, या दोनों गोलाकार है तो दोनों कैपिटल आर से, दोनों धुरीदार है तो दोनों स्मॉल आर से। इसमें दोनों एलील क्या है, एक समान है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, किसी भी पादप के किसी भी लक्षण को कंट्रोल करने वाले जीन के दोनों एलील अगर समान हो तो उसको समयुग्मजी कहेंगे। अगर दोनों युग्म विकल्पी अगर असमान हो, मैं ज्यादा ऊपर की लैंग्वेज लिख नहीं रहा हूं, आप समझ गए ऊपर मुझे क्या लिखापट्टी करनी है, लिखापट्टी मुझको यही लिखना है। क्या लिखना है, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो उसको हम हेटेरोजेनेसिस अंग्रेजी वाला और हिंदी में विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे कैसे, जैसे आप यूं समझ लो कि पादप की ऊंचाई में लंबापन ले, लेकिन लंबाई ऐसा नहीं ले, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी ले ले, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर ले ले, तो इसका मतलब है कि इसके दोनों एलील क्या है, अलग अलग है, असमान है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, विषम युग्मजी। जैसे पादप की ऊंचाई में समयुग्मजी लंबे भी है और विषम युग्मजी लंबे भी होते हैं। अब विषम युग्मजी लंबे का मतलब उसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, दोनों एलील अलग अलग हो, दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो उसको विषम युग्मजी बोलेंगे। तो जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हो तो उसको समयुग्मजी कहेंगे, अगर असमान हो तो हम उसको विषम युग्मजी कहेंगे। उदाहरण के साथ हमने आपको बताया, आपके दिमाग में होना चाहिए। तो युग्म आनुवंशिक शब्दावली के दो शब्द समयुग्मजी और विषम युग्मजी के बाद हम क्या करते हैं, और शब्दावली के शब्दों को जानने का प्रयास करते हैं और कौन कौन से शब्दों पर प्रकाश डालते हैं। तो एक हम डालते हैं व्हाट इज द, क्या बोलते हैं उसको, फिनोटाइप, और व्हाट इज द जीनोटाइप, मतलब लक्षण प्ररूप कैसे कहेंगे। ये हमारा 5वें नंबर का है, लक्षण प्ररूप किसे कहेंगे, और एक है हमारे पास जीन प्ररूप किसे कहेंगे। जीन प्ररूप किसे कहेंगे, लक्षण प्ररूप किसे कहेंगे और जीन प्ररूप किसे कहेंगे। किसी भी सजीव की बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, किसी भी सजीव की बाह्य प्रतीति, बाहर से वो कैसा दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, लक्षण प्ररूप। जैसे पेड़ पौधा बाहर से दिखाई दे रहा है तो क्या वो पौधा लंबा है कि बोना है, उसका लक्षण प्ररूप है। पादप के या मटर के पौधे में फूल आया, तो सफेद रंग का फूल आया कि बैंगनी रंग का फूल आया, तो उसके बाहर से दिखने वाला लक्षण है। जो लक्षण सजीव का बाहर से दिखाई पड़ता है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं जी, किसी भी सजीव की बाह्य प्रतीति उसका लक्षण प्ररूप कहलाती है, उसको फिनोटाइप बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। और किसी भी सजीव की आनुवंशिक रचना, किसी भी सजीव की जेनेटिक कंस्ट्रक्शन, किसी भी सजीव की आनुवांशिक रचना, आनुवांशिक जेनेटिक कंस्ट्रक्शन कैसा है, वो आनुवांशिक रचना क्या कहलाती है, जीन प्ररूप कहलाती है। तो आप डिफरेंट कीजिए, अंतर कीजिए, जो आपको बाहर से दिखाई देगा, बाहर से दिखाई देगा उसका लक्षण कैसा है, लंबा है, कोना है, ठीक है, तो वो लक्षण आपको बाहर से दिखेगा। फूल सफेद रंग का, बैंगनी रंग का बाहर से दिखेगा। बीज का रंग देखोगे तो गोल एक झुमदार बाहर से दिखाई देगा। तो किसी भी सजीव की बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है वो कहलाता है उसका लक्षण प्ररूप। और किसी भी सजीव को जो बाहर से तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इंटरनल उसकी अंदर की, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, उसकी जेनेटिक कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसकी आनुवंशिक रचना कैसी है, उसको हम जीन प्ररूप बोलेंगे। कभी कभार परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं कि आप लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप के ऊपर प्रकाश डालिए, तो आपको पता चल गया होगा लक्षण प्ररूप किसे बोलेंगे, जीन प्ररूप किसे कहेंगे। तो चलिए, ये तो आपको लक्षण प्ररूप जीन प्ररूप को जानने के पश्चात अब थोड़ा स्पीड से जानने का प्रयास करते हैं। 7वां जो शब्द है किताब के अकॉर्डिंग समझा रखा है कि वो क्या है, वो है प्रभावी लक्षण किसे कहेंगे, प्रभावी लक्षण किसे कहेंगे, ठीक है, प्रभावी लक्षण किसे कहेंगे। 8वां है अप्रभावी लक्षण किसे कहेंगे। तो जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होता है, जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है वो लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है। और जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है, मतलब ऐसा लक्षण, आप समझो कि ये ऐसा लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है वो प्रभावी कहलाता है। और जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता, जो प्रकट नहीं होता है वह लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाता है।
जो पहली पीढ़ी में प्रकट होगा वो प्रभावी, और जो पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं होगा वो अप्रभावी। अब आप सोचोगे F1 पीढ़ी F2 पीढ़ी नहीं क्या है, तो उसको समझने के लिए मैं आपको कुछ शब्द बता देता हूं कि एक तो 90 नंबर बता रहा हूं जनक पीढ़ी, ठीक है, एक मैं बता रहा हूं F1 पीढ़ी जनक पीढ़ी, एक मैं बता रहा हूं F1 पीढ़ी, और एक मैं पढ़ा रहा हूं F2 पीढ़ी। आपको लगभग आनुवंशिक शब्दावली के 11 शब्दों के बाद जानकारी मिलेगी। तो संतति प्राप्त करने के लिए जिनके मध्य संकरण करवाया जाता है, मतलब क्या, संतति प्राप्त करने के लिए, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के मध्य संकरण करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के मध्य संकरण करवाया जाता है जनक पीढ़ी कहलाती है। और जनक पीढ़ी में आपस में संकरण करने के बाद प्राप्त पहली पीढ़ी जो होती है वो क्या कहलाती है, F1 पीढ़ी कहलाती है। और F1 मतलब संकरण कराओ, जनक के बीच में संकरण करवाने के बाद प्राप्त पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी कहलाती है। और वो पहली पीढ़ी के अंदर या F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वो लक्षण प्रभावी कहलाता है, और जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं हो पाता है वो लक्षण अप्रभावी कहलाता है। और F1 पीढ़ी में संकरण के पश्चात, F1 पीढ़ी मतलब पहली पीढ़ी में संकरण के पश्चात प्राप्त दूसरी पीढ़ी क्या कहलाती है, प्राप्त दूसरी पीढ़ी F2 पीढ़ी कहलाती है। ये F2 पीढ़ी कहलाती है। लीजिए आपके सामने आनुवंशिक शब्दावली के इन शब्दों के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। शब्द क्या है, प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, ऐसे लक्षण जो पहली पीढ़ी में प्रकट होते हैं वो लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। दूसरा अप्रभावी लक्षण, ऐसे कौन सा लक्षण जो लक्षण पहली पीढ़ी में या F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हो पाते हैं वो लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जैसे आपने पादप की ऊंचाई वाला लिया था तो लंबाई में प्रभावी था और बोनापन अप्रभावी था। इसका मतलब मेंडल साहब ने लंबे और बोने मटर के पौधों में संकरण करवाया तो उन्होंने पाया कि पहली पीढ़ी में सारे पौधे लंबे थे, मतलब प्रभावी लक्षण लंबा था, और बोना पहली पीढ़ी प्रकट नहीं हुआ इसलिए वो अप्रभावी था। ये जानकारी। जनक पीढ़ी क्या होती है, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों के बीच में हम क्रॉस करवाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी में आपस में संकरण करने से प्राप्त पहली पीढ़ी क्या कहलाती है, F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी में आप संकरण करवा दें, भले स्वपरागण परागण कुछ भी करें आप लोग, तो वो F1 पीढ़ी में संकरण करवा दें तो उसे प्राप्त दूसरी पीढ़ी क्या कहलाती है, F2 पीढ़ी। तो ये 10-11 शब्द हो गए। सब चालू किया जीन से, युग्मविकल्प से, फिर हमने पढ़ा लक्षण प्ररूप से, जीन प्ररूप से, समयुग्मजी से, विषम युग्मजी से। उन 6 के बाद 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां सब 11 और शब्दों को जानने का प्रयास करते हैं, और शब्दों को जानने का प्रयास करते हैं। और देखिए क्या है और शब्द कौन से हैं जिनके बारे में हमको मिल रही है जानकारी। तो आनुवंशिक शब्दावली के इन शब्दों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। एक ले लीजिए 12वें नंबर पर, एक संकर संकरण। 13वें नंबर पर ले लिया द्विसंकर संकरण। 14वें नंबर पर ले लिया त्रिसंकर संकरण। ये भी आनुवंशिक शब्दावली का शब्द है। एक ले लिया आपने बहुसंकर संकरण, संकरण। एक चलो हम ये ले लेते हैं, एक संकर अनुपात। एक ले लेते हैं हम द्विसंकर अनुपात। मेंडल के 3 नियम पढ़ने वाले हैं साहब। अब पहला नियम प्रभाविता का, दूसरा नियम पृथक्करण का, युग्मता वाला नियम, तीसरा स्वतंत्र प्यून का। तो मेंडल का 2 नियम एक संकर संकरण के प्रयोग पर आधारित हैं, जिसमें पृथक्करण का नियम भी है और प्रभाविता का नियम भी है। मेंडल का जो तीसरा नियम है स्वतंत्र प्यून का, वो द्विसंकर संकरण के प्रयोगों के परिणामों पर आधारित है। तो चलिए हम तो पहले इसका मतलब समझाते हैं। अगर ऐसा संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, ऐसा संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं, तो ऐसा संकरण क्या कहलाएगा, एक संकर संकरण, जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है जी, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन जिस संकरण में करते हैं वो एक संकर संकरण।
जिसमें 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं वो द्विसंकर संकरण, जिसमें 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं वो त्रिसंकर संकरण, और जिसमें ठीक है अधिक लक्षणों का या 2 से अधिक लक्षणों का या अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं, 3 से ज्यादा करते हैं तो अधिक या 3 से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन। लीजिए हमारे लेखनी में लिखा मैं, आप सुने शब्दों को थोड़ा बढ़िया। एक संकर संकरण क्या है? जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करने से पादप की ऊंचाई ले लिया, उसका अध्ययन कर लिया। आप द्विसंकर संकरण क्या है? मतलब पादप लंबा और गोल ले लिया, बीच गोलाकार और पादप की ऊंचाई में ले ली लंबा, मतलब 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो द्विसंकर संकरण। अगर हमने 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो त्रिसंकर संकरण। अगर हमने 3 से ज्यादा लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उसको बोलेंगे बहुसंकर संकरण। अगर आप अगला समझिए, हम क्या करेंगे, एक संकर संकरण वाला प्रयोग पढ़ेंगे, तो उस एक संकर संकरण वाले प्रयोग में हम ये जानेंगे कि मेंडल के 2 नियम पढ़ने पड़ेंगे। एक नियम पढ़ेंगे हम प्रभाविता का, दूसरा नियम पढ़ेंगे हम सही क्या बोलेंगे उसको पृथक्करण का। तो उसमें हम एक संकर संकरण के प्रयोग का अनुपात निकालेंगे हम लोग। तो एक संकर संकरण का जो अनुपात होता है उसको एक संकर अनुपात बोलेंगे, और द्विसंकरण का जो अनुपात होगा उसको हम द्विसंकर अनुपात बोलेंगे। तो ये आगे और क्या मिली हमको, कुछ परिभाषाएं, जो आनुवंशिक शब्दावली के कुछ शब्द है जिसके बारे में हमको जानना जरूरी है, वो हमने जाना जी। आगे और समझने का प्रयास करते हैं और आगे इस टॉपिक को खत्म करने का प्रयास करते हैं कि आगे और किन किन बिंदुओं पर हम चर्चा करें। तो आगे हम जिन पर चर्चा कर रहे हैं वो है एक तो संकर पूर्वज संकरण। क्या है जी? संकर पूर्वज संकरण, इसका मतलब समझते हैं कि संकर पूर्वज संकरण क्या है। अगर आप ये समझ लो कि जनक में से 2 जनक होते हैं, एक माना कि प्रभावी जनक है और एक हो गया अप्रभावी जनक। प्रभावी जनक और अप्रभावी जनक दोनों ने आपस में संकरण करके प्राप्त पीढ़ी होती है, वो पीढ़ी होती है F1 पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी होगी वो कौन सी पीढ़ी होगी? F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी या अप्रभावी किसी भी जनक के साथ करवाते हैं तो वो क्या कहलाता है? संकर पूर्वज संकरण, मतलब बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब है कि F1 पीढ़ी का संकरण अगर आप पीछे जाकर के भले प्रभावी जनक से करवाए, भले आप अप्रभावी जनक से कराए, तो ऐसा संकरण क्या कहलाता है? संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। अगर आप F1 पीढ़ी का संकरण अगर अप्रभावी जनक से कराएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे परीक्षण संकरण। क्या बोलेंगे? परीक्षण संकरण। तो परीक्षण संकरण का मतलब क्या है? ऐसा संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक से करवाया जाता है। अगर F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाओगे तो उसको बोलेंगे बाह्य संकरण। क्या बोलेंगे जी? बाह्य संकरण। लीजिए, हमने आपके पास भाषा बोली तो क्या जानकारी बोली? संकर पूर्वज संकरण किसे कहेंगे? F1 पीढ़ी में प्राप्त जो भी संतति है उसका संकरण अगर प्रभावी या अप्रभावी जनक किसी से भी करवाएं तो उसको संकर पूर्व संकरण बोलेंगे। संकर पूर्व संकरण 2 प्रकार का होगा, एक तो होगा परीक्षण संकरण और एक होगा बाह्य संकरण। परीक्षण संकरण में क्या होगा? F1 पीढ़ी का संकरण हम अप्रभावी जनक के साथ करवाएंगे और इसमें क्या होगा? F1 पीढ़ी का संकरण हम प्रभावी जनक के साथ कराएंगे तो बाह्य संकरण देंगे। परीक्षण संकरण किसको कहेंगे? अप्रभावी से कराएंगे। तो अभी के लिए कोई प्रश्न नहीं, तो चलिए क्या बोले